सबको राम राम भाई। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली तो ये, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे एग्जाम्स पास आ गए हैं और आरसी की कुछ क्लासेस आपने ले भी ली हैं, तो प्लीज़ क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल की प्रैक्टिस शुरू करा दो। तो जो हमें प्रैक्टिस शुरू करनी थी बैंकिंग लेवल के क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल की, वो अपन लेक्चर नंबर 16 से शुरू कर देंगे। अभी आरसी की कम से कम 5 क्लासेस और लगाओ भाई, 15 क्लासेस तक आरसी चलने दो। इतना ज़रूरी है थोड़ा सा ना, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए, ये मीनिंग कैसे निकालते हैं उससे फेमिलियर होने के लिए भी 5 क्लास और लगाओ। लेक्चर नंबर 16 से अपन प्रैक्टिस मोड पर आ जाएंगे, उसमें अपन क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल बैंकिंग लेवल वाले जो हैं उनकी प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, 5 लेक्चर और आरसी लगा लो, ये भी शुरू कर देंगे अपन लेक्चर नंबर 16 से। एक छोटी सी चीज़ और, काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते थे कि सर जो वीडियो क्वालिटी है उसके अंदर 1080p वाला ऑप्शन नहीं आता है, 720p तक का ही ऑप्शन आता है। तो अब से वो आपको ऑप्शन दिखने लग जाएगा। एक्चुअली मेरा जो पीसी था वो काफ़ी पुराना था, तो मैंने पीसी ही अपग्रेड कर दिया। आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव्ड महसूस होगी, थोड़ा सा मोशन थोड़ा स्मूथ सा लगेगा, अटके सा लगेगा। ठीक है, तो ये भी अब मिल जाएगा आपको। ठीक, आ जाइए। जैसा कि आपको पता ही है, ये अपना आरसी प्रो कोर्स है जो अपन ने यूट्यूब पे चला रखा है। इसमें पहले अपन रीडिंग की क्लासेस करेंगे, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया है ना। इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री में ग्रामर भी पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये जो अपनी आरसी की क्लासेस होती है इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। जो क्लास होती है इसकी पीडीएफ का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन्ड होता है। आ जाइए, करते हैं शुरुआत। हर क्लास की तरह जैसे ही आपको स्लाइड नज़र आई, आपको पहला अटेम्प्ट खुद मीनिंग निकालने का देना है। हालांकि ये बात बोल बोल कर मैं थक गया हूं, एक बार फिर बोल देता हूं। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि टीचर ऐसे एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग बताएगा और उससे आपका आरसी इंप्रूव हो जाएगा, तो आप एक वहम में जी रहे हो। आपको खुद से रीड करके समझने की आदत डालनी पड़ेगी। इस पोर्शन का नाम ही है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, समझना। तो जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं भाई। मैं एक एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, आप स्लाइड आते वीडियो को पॉज करेंगे, मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। भले 10% समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। उसके बाद ये डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग नीचे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ने के बाद एक अटेम्प्ट और देंगे, फिर तीसरी बार मैं कराऊंगा और फिर अपन क्वेश्चन डील करेंगे। अब मैं साइड हो रहा हूं, एक एक स्लाइड पर पॉज बटन दबा दबा के मीनिंग निकालिए। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे आज के अपने एडिटोरियल का मीनिंग निकालने की कोशिश करी होगी। इतना समझ में आया किस बारे में है ये? सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट आता है बच्चों पर, ठीक है, 18 साल से कम उम्र की बच्चों पर जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आता है, उसको टैकल करने के लिए क्या किया जाए, उस पर बात है कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो बिल्कुल बैन ही लगा दिया, वो बैन लगाना सही था या नहीं था, उसके बजाय वो क्या चीज़ें कर सकते थे, सोशल मीडिया के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इस बारे में पूरा का पूरा अपना आज का एडिटोरियल है। ठीक है, इतना बेस आपको समझ में आ गया। चल, अब एक एक करके मैं समझाता हूँ। द मोर विकेट द प्रॉब्लम, द मोर पीपल यर्न फॉर अ सिंपलर सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा विकेट, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है प्रॉब्लम, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, देखो कहीं ना कहीं आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाने का स्ट्रक्चर होता है। द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेट, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द हार्डर यू प्रैक्टिस द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाने के लिए द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऐसे बनाते। अब ये जो लाइन है इसका मीनिंग तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया होगा। अब ये लाइन किस बात पर तंज मारी गई है समझना, कि जितनी कॉम्प्लेक्स होती है ना प्रॉब्लम, लोग उसका उतना ही आसान सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये कह सकते हो कि एक तंज से शुरुआत करिए
कि ये सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग को इम्पैक्ट डालता है, उसके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स थी और सबसे आसान इलाज क्या निकाला, चलो बैन बैन ही कर देते। ठीक है, तो उस चीज पर ये थोड़ा सा तंज कसा है कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा विकेट होती है प्रॉब्लम, लोग उतना ही उसका सिंपलर सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। यर्न फॉर ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिजायर करना। उतना ही लोग इच्छा करते हैं उसके सबसे सिंपल सॉल्यूशन की। दिस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी होती है, हैज कॉम्प्लिकेटेड द पब्लिक डिबेट ऑन हाउ एंड हाउ मच सोशल मीडिया हार्म टीनेजर्स। ये जो टेंडेंसी है ना लोगों की कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सबसे सिंपल सॉल्यूशन ढूंढने की, ये जो टेंडेंसी है इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया और उलझा दिया पब्लिक डिबेट को। किस चीज पर पब्लिक डिबेट को, कि कैसे और कितना सोशल मीडिया इंपैक्ट करता है टीनेजर्स को। अब ये बातें क्यों लिख रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो शुरुआत की लाइन है ना थोड़ा कंफ्यूज कर रही होंगे आपको। ये पूरा, जब आप पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ चुके होंगे तभी समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है उस चीज के ऊपर कि ये जो भैया हम सीधा ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं ना, अच्छा सोशल मीडिया से दिक्कत हो रही, बैन कर दो, बिना किसी रिसर्च के, बिना सोचे कि इससे और बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकते थे, और इस बैन का क्या सच में कोई मतलब असली इंपैक्ट आ पाएगा कि सिर्फ ये कागजों में दिखेगा कि बैन लग गया। तो उस पे ये कहना चाह रहा है कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है प्रॉब्लम, उतना ही आसान सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग। और ये जो टेंडेंसी होती है इसने और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसने और ज्यादा उलझा दिया उस पब्लिक डिबेट को कि कैसे और कितना इंपैक्ट करता है सोशल मीडिया, या कितना हार्म करता है सोशल मीडिया टीनेजर्स को। While the idea that these platforms were stalking a mental health crisis prevailed in several countries for long, researchers have now adopted a more cautious stance. ध्यान से देखना, बड़ी जरूरी लाइन है ये। While कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है, जैसे While I like red cars, my brother likes blue ones या black ones। जबकि मुझे रेड गाड़ियां पसंद है, मेरे भाई को काली गाड़ियां पसंद है। तो कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है। ये कह रहा है हालांकि ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, हालांकि ये जो विचार है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्टॉक कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस को। ये प्रिवेल करने का मतलब होता है चलते रहना। ये चलता आ रहा था बहुत सारी कंट्रीज में लंबे समय से। हालांकि ये जो आइडिया है कि सोशल मीडिया जो है वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस को बढ़ा रहा है, ये विचार चलता आ रहा है बहुत सारी कंट्रीज में लंबे समय से। रिसर्चर्स ने अब अपना ली है एक थोड़ी सी कॉशियस स्टांस, कि ऐसे बिल्कुल आउटराइट ही ना कह दें कि इसकी वजह से क्राइसिस, मतलब इसकी वजह से लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा वो कॉशियस, मतलब सोच समझ के वो थोड़ा सा रोक रहे हैं अपने आप को। कॉशियस का मतलब होता है सोचा समझा हुआ, ठीक है। ऐसा स्टांस का मतलब होता है उनका स्टैंड। अब किसी साइंटिस्ट से और रिसर्चर से पूछोगे, हाँ जी क्या सोशल मीडिया से ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब वो डायरेक्ट नहीं कहते हाँ जी इसी से हो रहा है। अब वो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस लेते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, अगर लिमिट में ही कर रहा है, कोई लिमिट में ही देख रहा है तो नहीं ऐसा नहीं है ना। ऐसे वाली टाइप की वो बातें करने लगे हैं। वो क्यों करने लगे हैं वो भी आगे समझाएगा ही। सोशल मीडिया यूज एंड मेंटल हेल्थ आर क्लियरली एसोसिएटेड। सोशल मीडिया का यूज और मेंटल हेल्थ जो है ये एसोसिएटेड तो है, और क्लियरली एसोसिएटेड, साफ साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया का यूसेज और मेंटल हेल्थ ये क्लियरली एसोसिएटेड है। मोर सो अमंग गर्ल्स, और लड़कियों में इसका इंपैक्ट ज्यादा देखा गया। लेकिन बट हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कैजुअल एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। अब ध्यान से सुनना इस लाइन को, कि सोशल मीडिया का यूज और मेंटल हेल्थ रिलेटेड तो है, आपस में एसोसिएटेड तो है, संबंधित तो है, और लड़कियों में थोड़ा ज्यादा संबंधित है। लेकिन कितना, हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कैजुअल। ये कैजुअल वो वाला नहीं है, आपका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ये वो वाला कैजुअल नहीं है। कैजुअल का मतलब है किसी चीज को कॉज करने वाला, किसी चीज का कारण बनने वाला। ये कहना चाह रहा है कि संबंध तो है सोशल मीडिया के यूज और मेंटल हेल्थ में, लेकिन कितना ये कॉज करता है, कि जो लोग बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो रही है उसमें सच में कितना रोल है, ये वाली बात। और किन सर्कमस्टांसेस में, क्या नेचुरल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पर भी उतना इंपैक्ट डालेगा, या जो एक ऐसा बंदा जो पहले से डिप्रेस्ड है, जिसको दिमाग की कोई दिक्कत है, जो पहले से लोनली है, उस पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। यानी कितना इंपैक्ट डालता है, क्या सच में मतलब, एंड हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कैजुअल,
इसका कितना हिस्सा कॉज करने वाला है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस को कॉज करने वाला है, और किन सर्कमस्टांसेस में, ये चीज अभी भी चर्चा का विषय है। क्लियर हो गया? तो पहले ही पैराग्राफ में हमें समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है ये पहली लाइन तो जैसा मैंने बताया कि वो जो बैन लगाने वाली बात है उससे रिलेटेड है कि जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है लोग उसका उतना ही सिंपलर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो टेंडेंसी है इसने बल्कि और ज्यादा उलझा दी है ये डिबेट कि कितना और कैसे सोशल मीडिया हार्म करता है टीनेजर्स को। हालांकि ये जो विचार है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस को बढ़ाता है ये लंबे समय से काफी सारे कंट्रीज में चलता आ रहा है। रिसर्चर जो हैं अब वो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस ले रहे हैं, वो आउटराइट ऐसे नहीं कहते हाँ जी ये बात ठीक है, थोड़ा सा उस चीज को रोक के बोल रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज और मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड तो है लेकिन और गर्ल्स में ज्यादा, लेकिन कितना उसका मतलब कितना हिस्सा है, कितना परसेंट अपन कह सकते हैं कि ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस को कॉज करता है, नेगेटिव इंपैक्ट को कॉज करता है और किन सर्कमस्टांसेस में कॉज करता है, ये चीज अभी भी चर्चा का विषय है। पहले नहीं पढ़ा था तो अब भी पॉज बटन दबा के पढ़ लो, थोड़ा सा जमीर जगाओ अपना। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से भी बोल लेते हो क्या है? ये वहम पालना बंद कर दो बच्चे। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं भी पढ़ा के निकल जाऊंगा, क्या है बढ़िया है। लेकिन ये बात मैं इतनी बार बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, है ना। जब तक आप खुद से रीड करके मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करोगे आपसे पेपर में भी नहीं होगा। और इस पोर्शन को लेके जो हुआ है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे से पूछ लो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, डिफेंस का हो, टीचिंग का हो, ग्रामर जैसे तैसे वो कर लेता है। टीचर से कोचिंग ली, उसने कॉन्सेप्ट लिखवा दिए, कर लिए, वो कैब वो रट लेता है। इस पोर्शन में आके क्यों हाथ खड़े हो जाते हैं तुम्हारे पता है? क्योंकि इस पोर्शन में आपके एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि आप करना नहीं चाहते। ठीक है, पहले तो कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं था, ये अब पढ़ाने भी लगे हैं तो बस आपने वो ठुड्डी के नीचे हाथ लगा लिए, अच्छा फलाने सर की वीडियो देख ली, फलानी मैडम की वीडियो देख ली, आज तो भाई ने पूरा एडिटोरियल कर लिया, ये वहम में जी रहे हो अपना मस्त। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे आपसे नहीं होगा, चाहे आप ऐसे 1000 लेक्चर देख लो, आपके भले के लिए कह रहा हूं। जब मैं टाइम देता हूं तो किया करो अपने। आ जाओ जी। Recently, Prime Minister Narendra Modi spoke favorably of Australia's decision in 2024 to ban social media access for those aged below aged 16 and below। हाल फिलहाल में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पोक फेवरेबली, किस चीज़ के फेवर में बोलना, किस चीज़ का समर्थन करना, उन्होंने बोला है फेवर में ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन के। कौन से ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन के? जो उन्होंने 2024 में लिया था। क्या डिसीजन था? कि भैया बैन कर देंगे सोशल मीडिया के एक्सेस को उन लोगों के लिए जो 16 साल और उससे नीचे के। ठीक है, सुना होगा आपने, काफी न्यूज में आया था कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया है 16 और उससे नीचे वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस का। हिज वर्ड्स आर्गर सिमिलर बैन इन इंडिया। अब नरेंद्र मोदी जी के शब्दों की बात हो रही है। हिज वर्ड्स, उनके जो शब्द हैं वो आर्गर पढ़ रहा हूं मैं इसको, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, ठीक है। सिमिलर बैन इन इंडिया, मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाह रहा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। इसका मतलब होता है बेसिकली इंडिकेट करना, प्रेडिक्ट करना, किस चीज का, कह लो कि एक हिंट होना, इशारा करना किसी चीज की तरफ। तो उनके जो शब्द हैं वो इशारा करते हैं एक सिमिलर टाइप के बैन का इंडिया में भी। उनके जो शब्द हैं कि उन्होंने फेवर में बोला कि भैया अच्छा किया उन्होंने, है ना, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। उनके जो शब्द हैं वो इशारा कर रहे हैं एक सिमिलर टाइप के बैन का इंडिया में भी। वन दैट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका है पब्लिकली म्यूल्ड एज वेल। ये उसी टाइप का बैन है, उसी टाइप का बैन है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने पब्लिकली म्यूल किया। म्यूल करने का मतलब होता है बेसिकली सोच विचार करना, जिस पर पब्लिकली पूरे सबको पता है कि वहां पर इस चीज पर डिस्कशन चल रहा है, पार्लियामेंट वगैरह में डिस्कशन हुआ होगा। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया में जो बैन लगा उसका समर्थन किया। उनके जो शब्द हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा बैन लग सकता है, और ये वही बैन की बात हो रही है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने पब्लिकली जिस पर विचार किया है। हाउएवर, हालांकि ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर्स, चाइल्ड राइट स्कॉलर्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द बैन। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर्स हैं,
चाइल्ड राइट स्कॉलर्स हैं, ऑनलाइन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उस बैन की निंदा करी, जो ऑस्ट्रेलिया में बैन लगा ना, उस बैन की निंदा करी। बिकॉज, क्यों, अब कारण दे रहा है। While there is credible body of evidence linking social media use and harm among children, evidence of link between age-based access ban and better mental health has been lacking। ये कह रहा है क्यों वो सोशल मीडिया बैन को, इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस बात के तो सबूत हैं, देर इज क्रेडिबल यानी यकीन करने लायक, क्रेडिबल बॉडी ऑफ एविडेंस है यानी ठीक ठाक सबूत हैं इस बात के तो जो ये दिखाते हैं कि सोशल मीडिया का यूज और बच्चों में जो नुकसान हो रहा है उसमें तो लिंक है, लेकिन इस बात के सबूत कि बैन लगा देने से, एज बेस्ड अगर एक्सेस को बैन कर दिया जाए उससे बेटर मेंटल हेल्थ आ जाएगी, इस बात के कोई सबूत नहीं। उनका ये कहना है रिसर्चर्स का कि चलो ठीक है, ये तो सबूत मिले हैं कि सोशल मीडिया के यूज से कुछ मेंटल हार्म होता है, लेकिन उसका ये इलाज निकाला आपने कि बैन लगाने, एज के बेस पे बैन लगा देने से उससे बेटर हेल्थ हो जाएगी, तो नहीं, इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, ये चीज अभी प्रूव नहीं हुई है। तो इस चीज को लेके उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब काफी लोगों को लग रहा होगा ये क्या तर्क हुआ भाई, एक साइड तो तुम मान रहे हो कि हाँ भैया इसका लिंक है तो फिर बैन ही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक तो किया, फिर क्यों क्रिटिसाइज करो। वो आगे अगले पैराग्राफ में आपको बात समझ में आएगी, पहले नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लीजिए पॉज करके। आ जाओ। In the absence of a real world precedent, Australia has effectively been conducting a natural experiment। अब ऐसे किसी और देश ने तो बैन लगाया नहीं है कि पहले पता हो कि फलाने देश में बैन लगा, वहां पे लोगों की मेंटल हेल्थ सुधरने लगी, बच्चों की मेंटल हेल्थ सुधरने लगी, कि अपने पास एक एग्जाम्पल हो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल। कि इन द एब्सेंस ऑफ, की एब्सेंस है, अनुपस्थिति है नहीं कोई चीज, एब्सेंस है। इन द एब्सेंस ऑफ रियल वर्ल्ड प्रेसिडेंट, कोई पहले कोई एग्जाम्पल तो है नहीं। अगर इस सेंस में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इफेक्टिवली सही मायने में कंडक्ट कर रहा है एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट। वो ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है ना, अगर सही मायने में सोचो तो वो एक एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए कि वहां पे कैसा इंपैक्ट आएगा। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आया तो सारी दुनिया अपनाएगी, सब 16 और 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देंगे। अगर उससे कोई इंपैक्ट नहीं आया तो सब कहेंगे भैया कोई बात नहीं, हम भी नहीं करते। तो ये जो एब्सेंस है, इन द एब्सेंस, अभाव में, किसी भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के अभाव में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंडक्ट कर रहा है एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट। एंड रिसर्च हैज एस्टिमेटेड, और रिसर्च ने ये एस्टिमेट किया है, अराउंड 85% ऑफ 12 to 16 ईयर ओल्ड स्टिल यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। रिसर्च, उन्होंने बैन लगा दिया, ये तो पिछले पैराग्राफ में हो गया। अब ये कह रहे हैं रिसर्च में ये पाया गया है 12 से 16 साल वाले जो बच्चे हैं उनमें 85% आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अब 12 से 16 वाले जो होते हैं ना वो इतने तेज हो जाते हैं कि बैन लगा भी दिया तो वीपीएन डाउनलोड कर लेंगे, है ना, और जुगाड़ ढूंढ लेंगे, और कोई हैकिंग वाली दुनिया जहां की वेबसाइट बन जाती हैं तो वहां से उसको यूज कर लेंगे। तो कह रहा है बैन, बेसिकली ये कहना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट से कहना चाह रहा है कि बैन उतना इफेक्टिव रहा नहीं। While some psychologists and advocacy groups have argued that waiting for, अब ये देखो फिर से वाइल लगा के दो लोगों के मत बताएगा आपको, यहाँ पे वाइल लगा के दो लोगों के विचार बताएगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट और एडवोकेसी ग्रुप्स ने ये तर्क दिया है, ये आर्ग्यू किया है कि वेटिंग फॉर परफेक्ट एविडेंस टू एक्ट वुड रिक्रिएट द मिस्टेक गवर्नमेंट मेड विद टोबैको। मैनी एक्सपर्ट्स, अब ये इनके विचार हो गया, वाइल से कनेक्टेड है दोनों बातें। Many experts believe that the state should drop the ban and instead adopt a stronger duty of care, include digital literacy in school education, restrict addictive interface and experiences। आगे और भी ये बात कंटिन्यू हो रही है। ये कह रहा है, दो लोगों के विचार बता रहा है, ये कह रहा है जबकि कुछ साइकोलॉजिस्ट्स और एडवोकेसी ग्रुप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सपोर्ट करने वाले, यानी बैन को सपोर्ट करने वाले लोग, एडवोकेट सपोर्टर, है ना। जबकि कुछ साइकोलॉजिस्ट और सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स का ये तर्क है, ये कहना है कि सभी एविडेंस का अगर हम वेट करेंगे तो उससे वही प्रॉब्लम वापस क्रिएट हो जाएगी, वही मिस्टेक वापस क्रिएट हो जाएगी जो गवर्नमेंट ने करी टोबैको के साथ। अब ये कहना चाह रहा है, तंबाकू की बात हुई, है ना, तंबाकू पे बैन लगाने की बात हुई, तो
सरकारों ने पहले बैन नहीं किया, उन्होंने कहा कि जब कोई रिसर्च आ जाएगी कि सच में टबैको से कैंसर होता है तब इसके बारे में कुछ सोचेंगे। और हुआ क्या, बैन लगा नहीं, बिकता रहा धड़ल्ले से टबैको, बच्चा बच्चा तंबाकू का आदी हो गया। अब उनसे वो छूट नहीं रहा, अब कितना भी बैन लगा लो क्या फर्क पड़ता, वो इलीगल कैसे ना कैसे करके खा ही रहे हैं लोग। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर अपन ये परफेक्ट एविडेंस का वेट करेंगे ना कि पहले और कहीं पे कोई रिसर्च करी जाए, स्टडी करी जाए, वहां से पता चले कि हाँ सच में बैन लगाने से मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है लोगों की, तभी अपन इंप्लीमेंट करेंगे। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का और सपोर्ट करने, बैन को सपोर्ट करने वाले ग्रुप वालों का ये तर्क है, उनका ये कहना है कि सही एविडेंस का वेट करने के चक्कर में, एक्ट करने के लिए सही एविडेंस का वेट करने के चक्कर में हम वही मिस्टेक दोहरा देंगे जो सरकार ने तंबाकू के केस में करी थी। ठीक है, अब जबकि लगा हुआ था तो अब दूसरे लोगों का तर्क आएगा, जबकि इनका ऐसा कहना है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि स्टेट को यानी सरकार को बैन को ड्रॉप कर देना चाहिए, बैन को हटा देना चाहिए और उसकी बजाय अपनानी चाहिए एक स्ट्रॉन्गर ड्यूटी ऑफ केयर, उसकी बजाय एक स्ट्रॉन्गर ड्यूटी ऑफ केयर और मजबूत ड्यूटी, एक जिम्मेदारी ऑफ केयर अपनानी चाहिए। क्या मतलब है उसका, इंक्लूड करनी चाहिए डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल। डिजिटल लिटरेसी के बारे में, डिजिटल लिटरेसी का मतलब भी इन चीज़ों के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, अच्छा किन चीज़ों से आपको बचना है, कैसी वेबसाइट्स आपको नहीं जाना है, इस टाइप की बातें। रेस्ट्रिक्ट करना, पाबंदी लगाना एडिक्टिव इंटरफेस और एक्सपीरियंस पे। ये जो जानबूझकर कंपनी जैसे इंटरफेस डिजाइन करती है कि जिसकी आदत लग जाए, एडिक्ट हो जाओ, आपको पता ही ना चले, है ना, ऐसी चीजों पर पाबंदी लगाना। और आगे और भी बताएगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर इसने क्या बताया, एक बार फिर से विजिट कर लें। पहले पैराग्राफ में इसने कुछ इशारा किया कि भैया सब लोग ऐसा मानते हैं कि सोशल मीडिया से मेंटल क्राइसिस होता है, मेंटल हेल्थ में दिक्कत आती है, रिसर्चर लेकिन अब थोड़ा सा बचते हैं ऐसा बोलने से। अब ये क्या कह रहा है, एसोसिएशन तो है लेकिन कितना, ये अभी डिबेट का विषय है। दूसरे में अगर मैं इसको समरी में बोलूं तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डिसीजन को थोड़ा फेवर किया, जिससे हिंट मिल रहा है कि इंडिया में भी ऐसा बैन लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बल्कि बैन की निंदा करी है, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। क्यों, उनका ऐसा कहना है कि भैया ऐसे कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि ये बैन लगा देने से मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो कोई एविडेंस नहीं है, तो इतना ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना चाहिए था। फिर आगे उसने क्या कहा कि कोई एग्जाम्पल तो है नहीं भैया, पहले किसी देश का कोई एग्जाम्पल हो। तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट ही कंडक्ट हो रहा है। रिसर्चर ने एस्टिमेट किया कि भैया 85% तो आज की डेट में भी यूज हो रहे हैं। अब दो लोगों के तर्क दिए, जो बैन को सपोर्ट करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि भैया जब तक तुम ये मतलब वेट करोगे कि अच्छा पहले कोई रिसर्च हो प्रॉपर बड़े लेवल पे जिसमें प्रमाणित हो कि बैन लगाने से अच्छा इंपैक्ट आ रहा है, तभी तुम लगाओगे, तो वही तंबाकू वाली गलती कर लोगे। और उनके जो अगेंस्ट में है, बैन के अगेंस्ट में है, उनका कहना है कि भैया ये बैन वैन हटा देना चाहिए, इसकी बजाय थोड़ा सा और ऐसी चीजें लेके आओ, जैसे डिजिटल लिटरेसी पर काम करो, ये जो एडिक्टिव इंटरफेस बनाते हैं, एक्सपीरियंस बनाते हैं प्लेटफॉर्म वाले, सोशल मीडिया वाले, इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाओ, और क्या क्या करो वो इसके अंदर बता रहा है। पहले नहीं पढ़ा था, पॉज करके अब पढ़ लो। हाँ जी, और मैंडेट कर दें अ क्रोनोलॉजिकल फीड फॉर माइनर्स, एनफोर्स स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन, इंप्रूव करें प्राइवेसी प्रोटेक्शन को, इंट्रोड्यूस करें इफेक्टिव पेरेंटल कंट्रोल को। वही वो स्टेप्स बता रहा है, काफी सारे दो उसने पीछे बताए, डिजिटल लिटरेसी वाला, और रेस्ट्रिक्शन लगा दें एडिक्टिव इंटरफेस पर। अच्छा, और क्या कर दें, मैंडेट कर दें, मैंडेटरी बना दें, जरूरी बना दें, किस चीज को, क्रोनोलॉजिकल फीड को। अभी क्रोनोलॉजिकल फीड का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। कोई भी अपना प्लेटफॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की अपन बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो जिनके साथ जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, या आप जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, आप उन पे क्लिक करके उनकी फीड देख सकते हो। वहां पे सारी चीज़ें ना ऐसे टाइम वाइज लगी होती हैं, उनकी मतलब होम पेज पे ऐसे दिखता है उनकी रील्स या जो भी उन्होंने डाली वो टाइम वाइज लगी हुई होती है। और दूसरा क्या होता है, एक ऐसे सर्च वाला दबाते ऐसे रैंडम फीड है, उसका कोई टाइम नहीं है, कोई भी 10 साल पुरानी 2 साल पुरानी वीडियो हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कोई भी देख सकता है। तो एक बार जब ऐसे क्लिक करने लग जाते हो ना, तो ऐसे 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 घूमते रह जाते हो। अब सोचो वो वाला ऑप्शन ना होता, मान लेते हैं अपन वो वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे।
आपके 5 10 20 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं जिनको आपने फॉलो कर रखा है, जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, उनकी फीड देख लोगे, 5 7 10 न्यू पोस्ट होंगे, वो देखा, बाकी सारा पुराना आपने देख ही रखा, आप छोड़ दोगे। तो ये कहना चाह रहा है क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम वाइज ऐसी फीड हो जो टाइम वाइज अरेंज्ड हो, ऐसे रैंडम एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कोई भी कुछ भी सब कुछ सजेस्ट हो रहा है वैसी वाली चीज ना हो। अब मेरी कुछ बात समझ आ रही है? अगर YouTube पे कुछ ऐसा हो कि आपने जो चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, आपको ऐसे सर्च करना पड़ता हो कि आपको कोई वीडियो देखनी है, आप उस चैनल को सर्च करोगे और उसका ही कंटेंट देख पाओगे। ये YouTube शॉर्ट्स की तरह नहीं ऐसे रैंडम कुछ भी दिख रहा और फिर देखते चले गए। अगर ऐसा ना हो तो ये जो एडिक्शन है सोशल मीडिया की खत्म हो सकती है। ये कह रहा है कि ऐसा कर दो कि मैंडेटरी बना दो क्रोनोलॉजिकल फीड के लिए, माइनर्स के लिए, कम से कम माइनर्स के लिए, बच्चों के लिए तो कर ही सकते हो ऐसा, और एनफोर्स करो, लागू करो। और स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट के ऊपर जो मॉडरेशन आजकल आप देखते हो, कोई भी कैसे भी वीडियो आ जाती है जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, अचानक से ऐसी वीडियो आ जाती है सामने, तो और स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन होना चाहिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को इंप्रूव करना चाहिए और इफेक्टिव पेरेंटल कंट्रोल लाने चाहिए कि पेरेंट्स सेट कर दें कि ऐसी वीडियोस नहीं देखेंगी, ये वाली पेरेंट्स कुछ सेटिंग्स में ठीक कर दें और बच्चे के पास सारी बच्चों वाली वीडियो ही आए। Most studies of adolescent harm due to social media have also been observational and thus susceptible to reverse causation. Depressed teenagers may spend more time online and smaller average effects. Experts have also noted that hours per day is less explanatory than passive versus active engagement, participation in supportive versus hostile community and so on. अब ये पूरी एक ही लाइन है वहां से यहां तक, अब ध्यान से सुनना इसमें ये कहना क्या चाह रहा है। ये पूरा का पूरा आप देखोगे आर्टिकल इस चीज के, मतलब कह सकते हो कि अगर अपन बात करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ बैन लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बैन लगा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, अपने को और चीजों पर काम करना चाहिए सरकार को, है जिसको भी ये कहना चाह रहा है। मोस्ट स्टडीज, ज्यादातर जो शोध हुए, ज्यादातर जो स्टडीज कंडक्ट हुई हैं ऑफ अडोलेसेंट हार्म, ये जो अडल्ट से पहले की स्टेज होती है ना, जैसे 18 साल से ऊपर का मान लो अडल्ट मान लिया अपन ने, तो ये जो 14 15 16 13 14 15 16 ये वाली जो एज है, अडोलेसेंट हार्म के जितने भी मोस्ट स्टडीज, जितने भी शोध हुए हैं ये अडोलेसेंट हार्म के ऊपर, इस एज के ग्रुप वाले बच्चों के ऊपर जो नुकसान होते हैं उस पर जितने भी शोध हुए हैं, सोशल मीडिया की वजह से जो हार्म होते हैं उन पर जितने भी शोध हुए हैं, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशनल है, मतलब वो बस वैसे ऑब्जर्व किए गए हैं, उनका कोई फिक्स प्रूफ नहीं है। और इसलिए क्योंकि कोई फिक्स प्रूफ नहीं है, वो ऐसी चीज है जिसको मापा नहीं जा सकता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करी जा सकती है, तो इस वजह से ससेप्टेबल, मतलब ये संदेह के घेरे में आ जाते हैं, या कह लो कि अनुमान, ससेप्टेबल की हिंदी क्या होगी, लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय, संभावित शिकार जिसको बोलते हैं ना, वनरेबल, प्रोन, वैसा, कि इस वजह से ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है कि सोशल मीडिया के इंपैक्ट की वजह से इनके ऊपर, इनमें मेंटल क्राइसिस आता है, ये जो थ्योरी है, ये जो विचार है, ये जो आइडिया है, इस वजह से ये संभावित शिकार बन जाता है रिवर्स कॉजेशन का। अब ये रिवर्स कॉजेशन का क्या मतलब है? डिप्रेस्ड टीनेजर्स में स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन। ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है ना, हम ऐसा देखते हैं कि जो ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है उस पर मेंटल हेल्थ क्राइसिस आता है, वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसका कोई मशीन तो है नहीं इस चीज को नापने की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा है, जो बंदा ऑलरेडी डिप्रेस था वो ज्यादा सोशल मीडिया चलाता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारी स्टडीज जो इसके ऊपर हुई हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो अडोलेसेंट हार्म होता है, वो सारी की सारी जितने शोध हैं वो सब ऑब्जर्वेशनल हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व किए जाने वाली चीजें हैं, उनका कोई फिक्स डेटा या कोई ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है कि उसको लगा के आप चेक कर लोगे। इस वजह से ऐसे जो शोध हैं, ऐसी जो चीजें हैं, वो संभावित शिकार हो जाती हैं, शक के घेरे में आ जाती है, किस चीज के? रिवर्स कॉजेशन के। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिप्रेस टीनेजर हैं वही ज्यादा स्पेंड कर रहे हो टाइम। और दूसरा तर्क किसने क्या दिया? और स्मॉलर एवरेज इफेक्ट आता हो, कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो एवरेज इफेक्ट है सोशल मीडिया का बहुत थोड़ा सा हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में जो बच्चा पहले ही डिप्रेस था उसने ज्यादा सोशल मीडिया पर टाइम बिताया और उस वजह से उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आया, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत माइनर सा इंपैक्ट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। एक्सपर्ट्स हैव आल्सो नोटेड दैट, एक्सपर्ट्स ने यह भी नोट किया है कि कितने घंटे आप सोशल मीडिया चलाते हो, आवर्स पर डे,
कम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट आता है उसको वो आवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कि कितने घंटे आपने सोशल मीडिया चलाया, बल्कि वो किस चीज पर है कि पैसिव वर्सेस एक्टिव एंगेजमेंट, कि आप पैसिवली चीज पे एंगेज थे कि एक्टिवली। कहने का मतलब एक तो आप सिर्फ बस फीड देख रहे हो ऐसे बस, ये हुई पैसिव एंगेजमेंट। एक है एक्टिव, आप उस पर कॉमेंट कर रहे हो, फिर कोई आपके कमेंट का जवाब दे रहा है, फिर आप उससे बहस कर रहे हो, ये वाली चीजें कि आप एक्टिवली उसमें एंगेज थे कि पैसिवली उसके अंदर एंगेज थे। पार्टिसिपेशन इन सपोर्टिव वर्सेस हॉस्टिल कम्युनिटी, आप सोशल मीडिया पे कैसे ग्रुप्स का पार्ट हो, वहां पे पॉजिटिव बातें होती हैं, सपोर्ट करते हैं लोग एक दूसरे को, या हॉस्टिल एक दूसरे के साथ अनफ्रेंडली टाइप की कम्युनिटी है, एंड सो ऑन। इस पूरी लाइन में ये कहना चाहता है मेरे भाई, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इतनी सिंपल नहीं है जैसे आप सोचे सोशल मीडिया ज्यादा चलाने से ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट आता, बात खत्म। बहुत सारी चीजें इसमें सोची जानी चाहिए। ये कहना चाह रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्मली इंपैक्ट आता है, बस हमें ये इसलिए दिखता है क्योंकि वो बच्चे जो ऑलरेडी डिप्रेस थे उन पर ज्यादा इंपैक्ट आता है। दूसरा, कितने घंटे आप सोशल मीडिया चलाते हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप एक्टिवली चला रहे हो कि पैसिवली चला रहे हो। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसा कंटेंट देख रहे हो, आप सपोर्टिव ग्रुप्स में हो कि हॉस्टल कम्युनिटीज में हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं उन पर डिपेंडेंट है कि आपके ऊपर कैसा इंपैक्ट आएगा, ये कहना चाहता है जी। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। इंडीड, while social media use can disrupt sleep and increase exposure to cyberbullying, addictive recommendation patterns and content about self-harm and eating disorders, it can also help। अब ये कह रहा है सही मायने में ये जो, जबकि अब वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करेगा, फिर से वाइल लगा दिया इसने। सोशल मीडिया जो है वो डिसरप्ट कर सकता है स्लीप को, आपकी स्लीप साइकिल को डिसरप्ट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है आपका एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है अगर आप किसी चीज के लिए एक्सपोज हो गए तो संभावित शिकार बन गए, आपको एक्सपोज कर देगा साइबर बुलिंग के लिए, मतलब आपके साथ साइबर बुलिंग होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। एडिक्टिव रिकमेंडेशन देगा आपको, आप एक टाइप की वीडियोस देखना शुरू कर दो वैसी आनी शुरू हो जाती हैं, जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वैसी परोसता रहेगा, एडिक्टिव रिकमेंडेशन पैटर्न्स का। और ऐसा कंटेंट भी दिखाता है वो सेल्फ हार्म का और ईटिंग डिसऑर्डर का। जो बच्चे होते हैं ना उनके ऊपर इस टाइप के माइंड उनका जो होता है बड़ा इंप्रेशनेबल होता है, जैसा वो देखता है वैसे ही सीख जाता है। तो ये अपने आप को नुकसान पहुंचाना। एक छोटा बच्चा है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसको मम्मी बस खाना खाते हुए फ़ोन चलाने देती है। अब वो ऐसी वीडियोस देख रहा है, एक छोटा बच्चा था रो रहा था, वो कोई खिलौना मांग रहा है, उसकी माँ उसे दे नहीं रही, फिर वो बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है और ऐसे दीवार में सिर मार रहा है ऐसे। उसने ऐसी वीडियो देखी, नेक्स्ट टाइम उसको कुछ चाहिए, अब उसके दिमाग में क्या आएगा कि वैसे करने से चीज़ मिल जाती है, वो भी ऐसे सिर फोड़ के देखेगा। अरे मेरी बात समझ में, तो इसको बोलते हैं सेल्फ हार्म टाइप का कंटेंट, ईटिंग डिसऑर्डर का कंटेंट। इट कैन ऑल्सो हेल्प। अब ये दो बातें कर रहा है, यहां पे उसने नेगेटिव बातें करी, जबकि सोशल मीडिया ये चीजें भी कर सकता है। अब यहां से पॉजिटिव बातें, कॉमा लग के अगला क्लॉज शुरू हो गया ना। इट कैन ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प भी कर सकता है मेंटेन करने में फ्रेंडशिप को, एक्सप्लोर करने में अपनी आइडेंटिटी को। बहुत लोग होते हैं वैसे सामने से बात करने में दब्बू होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू थोड़े से खुलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने आप को समझते हैं थोड़ा सा। वो पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहा है कि भैया हेल्प कर सकता है ये मेंटेन करने में फ्रेंडशिप को, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने में। पीयर सपोर्ट, पीयर होता है बेसिकली आपके एज ग्रुप के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग, उनसे सपोर्ट ऑफर करता है। बेसिकली ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ऑफर करते हैं आपको पीयर सपोर्ट, इंक्रीज करते हैं एक्सेस टू ऐसी कम्युनिटीज। अब कोई जो बेसिकली जिनकी कह सकते हो कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो है वो इनमें से कोई है भी, जो मेल हैं वो कंफर्टेबल हैं, फीमेल है वो कंफर्टेबल है, जो इस कैटेगरी में आते हैं बेसिकली गे हैं, लेस्बियन हैं, ये वाली जो कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको वैसे तो वो किसी से ओपनली बात कर नहीं सकते, उनको हर जगह मतलब धिक्कार की नज़र से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को लिए तो सोशल मीडिया एक वो है ना कि एटलीस्ट हमारे जैसे लोग और मिल जाएंगे, है ना, तो वो आपस में बात कर पाएंगे, तो उनके लिए तो ये पॉजिटिव चीज़ है। वो कम्युनिटीज़ का एक्सेस उनको बड़ा आसानी से मिल जाता है। एंड मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन, और मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी बड़ी आसानी से मिल सकती है। ओवरऑल पिक्चर इज मिक्स्ड, अगर पूरी ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो ये मिक्स्ड है, और जो सॉल्यूशन है वो सिंपल नहीं है भैया। इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो सिंपल ही है। अब यहाँ से वो लाइन अटैच हो रही है सबसे पहली वाली
कि जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है लोग उतना ही उसके सिंपल सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आपने पूरा पैराग्राफ आपने देख लिया तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉम्प्लेक्स है, ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी मिक्स है भैया, और इसका जो सॉल्यूशन है वो सिंपल नहीं। हालांकि द फर्स्ट स्टेप कुड बी, जो पहला स्टेप है वो ये होना चाहिए कि रादर देन रेगुलेट हु मे एंटर, गवर्नमेंट शुड चेंज हाउ प्लेटफॉर्म ऑपरेट। बजाय कि ये रेगुलेट करने के कि कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, यानी बैन लगाने के, गवर्नमेंट्स को चेंज करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं, उनके काम करने के तरीके पर उनको रोक लगानी चाहिए। चलो जी, पूरा का पूरा अपन ने एडिटोरियल पढ़ लिया। अब आपको थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट समझ लो मेरे भाई इसको। ये मेरी दो किताबें आती हैं, एक है जी मेरी क्लास नोट्स, जिसमें मैंने कह सकते हो कि आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नोट्स बनाने नहीं आते, है ना, अच्छे नोट्स बना ही नहीं पाते। नोट्स का काम ये होता है कि जब आपका एग्जाम पास हो तो आपको वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, आपको नोट्स पढ़ के सब कुछ याद आना चाहिए। होता क्या, बच्चा जब पढ़ रहा होता है उसको लगता है कि अरे टीचर ने बस ऐसे सेंटेंस लिखवाया, आर काट के इज कर दिया, वो उतना ही नोट कर लेता है। फिर जब पेपर पास आता है 3 महीने बाद वो भूल जाता है क्यों काटा था ये सर ने, उसको याद ही नहीं आ रहा कि इसका सब्जेक्ट क्या था, ये कैसे रिलेट हुआ था, क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। तो फिर नोट्स का काम क्या बना मेरे भाई। और काफी बच्चे ऐसे जो बना सकते हैं इतने डिटेल नोट्स, प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, फिर उसमें टाइम बहुत लगता है। तो भैया उसका सॉल्यूशन निकाला था ये। कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपके पास टाइम है आप अच्छे नोट्स बना सकते हो तो खुद के ही बनाओ, उसकी कोई होड़ नहीं है। लेकिन या तो अगर नोट्स बनाने नहीं आते या टाइम नहीं है तो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। ये मेरी एक प्रैक्टिस की किताब आती है जी, जब आपका कोर्स चल रहा होता है, एक एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चन भी है, मिसलिनियस प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चन भी है, एरर भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी, और सबसे मेन बात है इस किताब की इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऐसे डिटेल्ड सॉल्यूशन आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और मेरी बात पे यकीन मत करो, हर टीचर को अपनी किताब सबसे बेस्ट ही लगती है दुनिया की। ये नीचे सैंपल है, नीचे का मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, दोनों किताबों का सैंपल है। तसल्ली करो, देखो, अगर आपको लगे कि हाँ यार सच में बढ़िया किताब है, अच्छी लगे, दोनों चैप्टर मैंने सॉल्व करके देखे, तो लेना, वरना मत लेना। आ जाओ जी, इस किताब पे मैं नेक्स्ट काम कर रहा हूँ जी, कि जैसे मैंने आपको रीडिंग वाला पोर्शन कराया, ऐसे ही यही वाले एडिटोरियल भी होंगे, उसमें कुछ और इजी बिल्कुल बच्चों वाली स्टोरीज भी डाल लूंगा शुरू में, बाद में प्रैक्टिस, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, बेसिक टू एडवांस लेवल। इस किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसी रेडी हो जाएगी आपको बता देंगे जी। आ जाइए, करें अब इसके क्वेश्चन डिस्कस। फटाक से 1 से 10 तक नंबर डाल लो अपनी कॉपी में, एक एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट करना, फिर देखते हैं आपके 10 में से कितने नंबर आते हैं। भाई कुछ बच्चे ना ये बोलते हैं कि सर आप ना मीनिंग बताने से पहले जैसे एक एक स्लाइड दिखाते हो ना अपना एडिटोरियल पढ़ने के लिए, ऐसे क्वेश्चन भी उसके साथ ही करने दिया करो हमें। तो बच्चे ऐसा मैं जान के अवॉइड करता हूँ, रीज़न आपको बता देता हूँ। बहुत बच्चे ना बिगिनर बेसिक हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मेरे पास, वो क्या है, मीनिंग निकला उनसे 20%, 30% मीनिंग निकला मान लीजिए, वो करने लग गए क्वेश्चन। क्वेश्चन उनसे ऑब्वियस बात है, मीनिंग 30% निकला तो क्वेश्चन भी मान लो 30% हो पाए, 10 में से उसके नंबर आए 3, वो तो डीमोरलाइज हो जाएगा, वो तो सोचेगा ये मेरे से अब भी नहीं हो रहा। वो जो एफर्ट्स उसको मैं डालने की मतलब डालने की आदत डलवा रहा हूँ वो करना ही छोड़ देगा। अरे नहीं हो रहा भाई, यहाँ भी 3 ही नंबर आ रहे हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा प्लेटफॉर्म, चौथी जगह, वैसे घूमता रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि भैया यही तरीका है इसका, धीरे 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 नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसा जो बच्चा जो एडवांस लेवल का है, जिसको आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप दे रखा ना यूट्यूब ने ऐसे ऐसे खींच लिया करो उसको आगे। जब आप पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया, आप ये वाले पोर्शन पर आ जाया करो, लास्ट में क्वेश्चन करा तो वहां तक खींच के ले आया करो, पहले अटेम्प्ट कर लिया करो, कौन रोक रहा है आपको, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बिल्कुल बिगिनर लेवल वाला बच्चा भी, उसमें भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप इस लायक भी हो जाओगे कि मेरे बिना बताए भी आपके 10/10 नंबर आए। लेकिन ये पोर्शन समय मांगता है, आपके पेशेंस मांगता है, आपके एफर्ट्स मांगता है। करो भाई, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करते रहना, अपनी कॉपी में नंबरिंग करना।
हाँ जी, कर लिए भाई अटेम्प्ट, आ जाओ मैं डिस्कस कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिसर्चर्स हैव बिकम मोर कॉशियस बिकॉज, पैसेज के अनुसार रिसर्चर जो हैं वो कॉशियस हो गए। पहले ही पैराग्राफ में लाइन थी ना कि रिसर्चर्स ने अब अपना स्टांस जो है, अब अपना स्टैंड जो थोड़ा कॉशियस कर लिया है। क्यों कर लिया ऐसा? सोशल मीडिया हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन टीनेजर मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया का ना के बराबर ही कोई इंपैक्ट होता है, इसलिए उन्होंने कॉशियस स्टैंड ले लिया। पब्लिक कंसर्न अबाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैज लार्जली डिसअपीयर्ड, लोगों का जो कंसर्न है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर वो डिसअपीयर हो गया, लोग परवाही नहीं करते कोई, इसलिए वो कॉशियस हो गए। टीनेजर्स हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर सोशल मीडिया यूसेज, टीनेजर्स ने आजकल सोशल मीडिया यूज करना ही बंद कर दिया, सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। ऐसी कहीं कोई बातें नहीं हुई। द एविडेंस ऑन इट्स मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स रिमेन इनकॉन्क्लूसिव, कि वो जो एविडेंस है, सबूत है कि सोशल मीडिया चलाने से मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आते हैं, उसका कोई खास ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला है। वो एविडेंस जो है वो इनकॉन्क्लूसिव है, उससे कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसलिए रिसर्चर थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, सोच समझ के ही बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इन्फर का मतलब है समझना, पैसेज के आधार पर इनमें से कौन सी बात समझी जा सकती है, कौन सी बात इन्फर करी जा सकती है, डिड्यूस करी जा सकती है। हर टीनेजर जो है वो इक्वली इफेक्ट होता है सोशल मीडिया से? नहीं, लिखा हो स्पेशली। पहली बात तो लड़कियों पर ज्यादा इंपैक्ट आता है, दूसरी बात वहां पे लिखी हुई थी एक्टिव पैसिव वाला रोल है ना, जो मेंटली पहले ही मतलब डिस्टर्ब्ड है, सॉरी डिप्रेस्ड है, उस पर ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो ये वाली बात तो ठीक नहीं। सोशल मीडिया के सिर्फ हार्मफुल इंपैक्ट ही होते हैं, लास्ट पैराग्राफ में उसने पॉजिटिव भी बताया कुछ, तो ये बात भी नहीं समझी जा सकती। इफेक्टिव रेगुलेशन शुड फोकस ऑन प्लेटफॉर्म प्रैक्टिसेस, डिजिटल लिटरेसी हैज फेल्ड इन एवरी कंट्री, डिजिटल लिटरेसी फेल हो चुकी है? नहीं भाई, इफेक्टिव रेगुलेशन, सही रेगुलेशन जो है उसको फोकस करना चाहिए प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिसेस पर, बैन लगाने की बजाय कि प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है उस पर फोकस करना चाहिए। इनमें से कौन सी चीज बेस्ट समराइज करती है पैसेज को? गवर्नमेंट शुड बैन ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा उत्तर। सोशल मीडिया इज एंटायरली बेनिफिशियल फॉर यंग पीपल, पूरी तरह से बेनिफिशियल ही है? नहीं भाई, ये भी नहीं कहना चाहता। ये मुद्दा जो है कॉम्प्लेक्स है। सेफर प्लेटफॉर्म रेगुलेशन में बी बेटर देन एज बेस्ड बैन्स, यही पूरे के पूरे पैसेज का निष्कर्ष था कि ये जो इश्यू है ये कॉम्प्लेक्स है, इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि बैन लगा दो लो सॉल्यूशन होंगे। सेफर प्लेटफॉर्म रेगुलेशन जो है वो बेहतर रहेंगी एज बेस्ड बैन लगा देने से। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है टीनेजर्स में वो अनरिलेटेड टेक्नोलॉजी से, उनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, इनमें से कौन सी बात अगर सच हो जाए? अच्छा सवाल है, बैंक में आते हैं इस टाइप के सवाल। वो क्या बोलेगा, इनमें से कौन सी चीज जो है वो स्ट्रेंथन करेगी और बल देगी ऑथर की, मतलब ऑथर के विचारों को, है ना, या वीकन कर देगी, कमजोर कर देगी अगर वो सच हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, इनमें से कौन सी बात, इनमें से कौन सी बात अगर सच है, इनमें से कौन सी बात अगर सच हो जाए तो और बल मिलेगा ऑथर का जो तर्क है एज बेस्ड बैन के खिलाफ उसको। ऑथर ने जो तर्क दिया कि भैया एज बेस्ड जो बैन लगा रही है सरकार वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये जो एज बेस्ड बैन के खिलाफ ऑथर का तर्क है उसको और बल मिलेगा, इनमें से कौन सी बात ठीक हो जाए तो। हाँ जी, सोशल मीडिया कंपनीज हैव इंक्रीज्ड देयर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, सोशल मीडिया कंपनीज ने बढ़ा दिया उनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक इन बातों का आपस में। स्कूल्स हैव रिड्यूस्ड नंबर ऑफ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, स्कूल्स ने घटा दिया है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। मोस्ट टीनेजर स्टॉप यूजिंग, ज्यादातर टीनेजर जो है वो बंद कर देते हैं सोशल मीडिया यूज करना 16 के बाद, दूर दूर तक लेना देना नहीं। कंट्रीज विद स्ट्रिक्टर प्लेटफॉर्म रेगुलेशन रिपोर्ट बेटर आउटकम्स फॉर टीनेजर्स, ऐसे देश, ये कह रहे हैं ना अगर सच हो, ऐसे देश जिन्होंने और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म रेगुलेशन लगाई कि भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, एडिक्टिव इंटरफेस नहीं होना चाहिए, ऐसी कंट्रीज जिनमें स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन थे, उनमें देखा गया है बेहतर रिजल्ट टीनेजर्स के लिए।
ये बात अगर प्रमाणित हो जाए, ये बात अगर सच हो जाए, तो ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है उसको बल मिल जाएगा। ऑथर पूरे के पूरे पैराग्राफ में यही तो कह रहा है कि भैया एज बेस्ड बैन की बजाय प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो। तो अगर कोई ऐसा डेटा मिल जाए कि किसी देश में ऐसा हुआ और उससे बेटर आउटकम निकला, तो ऑथर की बात को बल मिल जाएगा। द रेफरेंस टू टोबैको इन द पैसेज प्राइमरली सर्व्स टू सजेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड, ये जो रेफरेंस दिया गया, ये जो जिक्र किया गया टोबैको का, वो जो तंबाकू का जिक्र किया गया था पैसेज में, उसका मकसद क्या था? वो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए? जो टोबैको वाला एग्जाम्पल लिया, तंबाकू वाला एग्जाम्पल लिया, वो क्या कहना चाह रहा था? वो क्यों लिया गया था? प्रोहिबिट प्रोडक्ट्स वंस दे आर सस्पेक्टेड ऑफ पोजिंग एनी हेल्थ रिस्क। वो ये कहने के लिए कि रोक लगा देनी चाहिए पूरी तरह से, जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा भी हेल्थ रिस्क का संदेह मिलता है। रिलाय ऑन प्रिकॉशनरी एक्शन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कंक्लूसिव एविडेंस, प्रिकॉशन में ही एक्शन ले लेने चाहिए बजाय कि कंक्लूसिव एविडेंस का वेट करने के। रिफ्रेन फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेशन अंटिल साइंटिफिक कंसेशन इज अचीव्ड। रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को दूर करना, बचना चाहिए, दूर करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए कोई रेगुलेशन लाने के जब तक कोई साइंटिफिक कंसेंसस नहीं बन जाता। इसका मतलब होता है सहमति बन जाना, ठीक है, कंसेंसस नहीं बन जाता। ट्रीट सोशल मीडिया एंड टोबैको एज इक्वली हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ। सोशल मीडिया और टोबैको को इक्वली हार्मफुल मानना चाहिए पब्लिक हेल्थ के। क्या इस बात का कोई लेना देना है? वो लाइन उसने इसलिए बोली थी कि उसने बस एग्जाम्पल दिया था कि जो गलती तंबाकू के केस में करी यहां मत करना। कि तंबाकू के केस में आपने गलती क्या करी कि जब तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आ जाएगी कि सच में इससे कैंसर होता, तब तक बैन नहीं करेंगे। और ऐसी चीजें आने में 30-40 साल लग गए और तब तक आपने बैन नहीं लगा, तब तक दुनिया एडिक्ट होगी। ये कहना चाह रहा, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने यूज लिया था। क्या उस लाइन को कह के वो ये कहना चाह रहा था कि दोनों को, सोशल मीडिया और तंबाकू, दोनों को इक्वली डेंजरस डिक्लेयर कर दो, इक्वली हार्मफुल डिक्लेयर कर दो। अच्छा, रेगुलेशन कोई मत लेके आना जब तक कोई सहमति नहीं बन जाती। उल्टी बात है ये तो बिल्कुल। वो तो बल्कि कह रहा है कि प्रिकॉशन लो, प्रोहिबिट कर दो, प्रतिबंध लगा दो जैसे ही साबित हो जाए कोई हेल्थ रिस्क है। भैया टोबैको का हेल्थ रिस्क है, बात मैंने मान ली, लेकिन ये कह रहा है कि उसने ये लाइन बोली क्यों थी? उसने लाइन तंबाकू का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन बोली तंबाकू के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। बोलना वो इसके कॉन्टेक्स्ट में चाह रहा था कि भैया प्रिकॉशनरी एक्शन ले लिया करो, पहले ही एक्शन ले लिया करो बजाय कि को कंक्लूसिव एविडेंस का वेट करने के। ये कहना चाह रहा है। क्लियर होगी इतनी? कुछ बच्चे हो सकता है कि इससे कंफ्यूज हो। बच्चे ये कह रहा है कि वो जो रेफरेंस दिया तब टोबैको का, उससे वो क्या सुझाव देना चाहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल टोबैको का लिया था, लेकिन बात वो सोशल मीडिया के रेफरेंस में कर रहा था कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आगे चल के नुकसान दे सकती है, तो प्रिकॉशन वाला काम कर लो बजाय कि कंक्लूसिव एविडेंस का वेट करने के। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज? इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? Existing research conclusively proved that age-based social media bans improve adolescent mental health। ये जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, जो अभी फिलहाल रिसर्च है, वो पूरी पुख्ता तरीके से प्रूव करती है कि ये जो एज के बेस पर सोशल मीडिया बैन कर दे जाते हैं, ये इंप्रूव करती है हेल्थ को। ऐसा पूरी पैसेज में कहीं नहीं लिखा, बल्कि इसका उल्टा लिखा है कि इसका कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। रिसर्चर जो है वो जनरली इस बात पर एग्री करते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम जितना वो ऑनलाइन बिताता है वो स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर है हार्म का। बल्कि उल्टा है, वो तो कह रहा है कि कितनी देर देखा उससे मतलब नहीं, एक्टिव पैसिव से लेना देना है। द पैसेज सजेस्ट दैट इंप्रूविंग द वे प्लेटफॉर्म फंक्शन मे बी मोर इफेक्टिव देन रेस्ट्रिक्टिंग हु कैन एक्सेस देम। लास्ट में ही लिखा उसने। पैसेज ये बताता, पैसेज ये सुझाव देता है, ऐसा दर्शाता है कि उस तरीके को इंप्रूव करना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बैन लगा देने से। एक्सपर्ट्स यूनानिमसली, बिल्कुल एक मत होकर ये ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट को पोस्टपोन कर देने चाहिए रेगुलेशन जब तक कोई एविडेंस नहीं आ जाता। ऐसा तो उसमें नहीं लिखा कि जब तक कोई एविडेंस नहीं आता तब तक तुम कुछ करो ही मत। वो ये कह रहा है इस चीज में सुधार कर लो बैन लगाने की बजाय। तो ये भी बात पूर्णतः सही नहीं। हाँ जी, अब ये स्टेटमेंट रीजन वाले।
देखते ही अगर वो वाले बच्चे डरने लगे, थर थर कांपने लग गए, नहीं तो हमते नहीं हो पाएगा, ये तो हमते नहीं हो पाएगा, फिर तो जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। मेरे कहने से अगर पिछली बार नहीं कर पाए थे तो एक बार तुम पढ़ दो बस। मैं तुमसे आंसर पूछ ही नहीं रहा, आंसर मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं है मेरी, सोचो। तुम खाली इसको पढ़ दो और मीनिंग निकाल लो बस। और वही पैसेज की ही लाइनें हैं तो मीनिंग भी निकालने की दिक्कत नहीं है, बस एक बार दोबारा पढ़ दो। हाँ जी। पैसेज ये सजेस्ट करता है, पैसेज ये दर्शाता है कि एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शन जो है अकेली सिर्फ वो कर देना उनसे आर अनलाइकली टू एडिक्वेटली एड्रेस, मतलब संभावना कम है कि वो अच्छे से एड्रेस कर पाएंगी, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगी उन चैलेंजेस को जो सोशल मीडिया के यूज से रिलेटेड हैं जवान बच्चों में। ये बात तो ट्रू है, पूरे पैसेज का यही सार है कि सिर्फ बैन लगा देना कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। ये बात तो ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अडोलेसेंट्स डिपेंड ऑन फैक्टर्स जैसे कि ऑनलाइन एंगेजमेंट का नेचर, प्लेटफॉर्म का डिजाइन, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ बैन लगा देने से काम नहीं चलता मेरे भाई, क्योंकि जो इम्पैक्ट आता ना ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। बैन लगा देने के बाद ही 85% तो देख ही रहे हैं ना। ये जो इम्पैक्ट आएगा, कैसा इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कितना आएगा, कब आएगा, वो बहुत और चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। और क्या ये इसका रीजन बन रही है? हाँ यार, इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि सिर्फ बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो इम्पैक्ट आता है वो और चीजों पर डिपेंडेंट है। तो यहां पे स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू, और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो इसकी। अब इस पर आइए, इसको भी कर दो मेरे भाई एक बार। द पैसेज प्रेजेंट सोशल मीडिया एज हैविंग बोथ पोटेंशियल रिस्क एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स। पैसेज में दिखाया गया है कि सोशल मीडिया के रिस्क भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं इन अडोलेसेंट बच्चों के लिए। हाँ, कम बताएं, फायदे कम बताएं, लेकिन बताए तो हैं। ठीक है, एज अ फैक्ट देखें तो हाँ, ये बात ट्रू तो है। ऑथर बिलीव्स दैट बैनिंग एक्सेस फ्रॉम फॉर माइनर्स हैज बीन कंक्लूसिवली शोन टू इंप्रूव अडोलेसेंट मेंटल हेल्थ। ऑथर ऐसा मानता है कि बैन कर देना एक्सेस को, उसने पक्का सबूत दिया, कंक्लूसिवली रिजल्ट दिखाया है उसने कि इंप्रूव हो जाएगी इससे मेंटल हेल्थ। ये तो गलत है, बल्कि ऑथर तो ऐसा नहीं मानता है, तो रीजन गलत हो गया। ये वाली बात ठीक है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू बट द रीजन इज, क्लियर होगी इतनी बात। अब जैसा कि अपन हर रोज करते हैं, लास्ट के 9 और 10 का क्वेश्चन, 9 और 10 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करते हो। जिनके जो जल्दी कमेंट करते हैं, सेम डे कमेंट करते हैं, जिनके आंसर ठीक होते हैं उनको मैं हार्ट भी भेज देता हूँ। जिनका आंसर गलत होता है उसके नीचे कमेंट भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 10 रॉन्ग। ठीक है, अगर आप जिस दिन वीडियो डलती है सेम डे उस पर कॉमेंट करते हो तो काफ़ी हाई चांसेस है मैं रिप्लाई भी उस पर करता हूँ। ठीक, चलो जी, इसका आंसर बताइएगा और कोशिश किया करो कि जब भी मैं मतलब पूछता हूं ना तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। ऐसे मत लिख दो सी, एक्सप्लेन करो क्यों, क्या रीजन है। सी आंसर मारा तो क्यों, डी आंसर मारा तो क्यों, ए आंसर मारा तो क्यों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इसमें आपको मिक्स्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि मिक्स्ड क्या है। मिक्स्ड वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जिरेंड है, क्या काम कर रहा है उसको भी एक्सप्लेन करना। अच्छा सर कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है ना। जैसे आपको अच्छा लगे उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना, ये नहीं कि बस ABCD लिख के छोड़ दिए। ठीक, तो ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि ये जो पोर्शन है आपका आरसी वाला, अब आरसी को ऐसा मत समझो कि इससे आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव नहीं हो रहा। क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सबका जो बेस है, आधार है, वो ये है कि सेंटेंस पढ़ के मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो सब चीज़ों के लिए ही मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने इस क्लास के आपको शुरू में बताया कि भाई लेक्चर नंबर 16 से अपन प्रैक्टिस चालू कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन मतलब जल्दी ही प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी। थोड़ा सा भी 4-5 क्लास और लगा लो। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 तक अपन ऐसे ही रीडिंग प्लस क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस वाला कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे। ठीक, अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो थोड़ा शेयर वेयर वो बुलवाया मत करो, अच्छा नहीं लगता है ना।
थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट ये सब कर लिया करो, एल्गोरिदम के लिए ज़रूरी होती है भाई। हमें भी अच्छा लगता है, ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं जब, हमारा भी मन करता है कि यार यार ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, सर क्लास कब डालोगे, क्लास कब डालोगे, तो जल्दी से उसको कर दें। ठीक, कर लिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में।